हेलो स्टूडेंट, मैं तनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। हम लोग पिछले 6 महीने के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एएलपी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन और बीएसपीसीएल इलेक्ट्रीशियन जैसे पंप, स्विच ऑपरेटर, पैनल ऑपरेटर, टेक्नीशियन, ये सब जितने भी वैकेंसी निकली बीएसपीसीएल के, उसके लिए खासे इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्या है, एक तरीके से कहें तो जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन ये सारे हैं, ठीक है। तो आई होप ये सेशन पसंद आएगा, और सेशन पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि यदि एक 20 किलोवाट 250 वोल्ट के हीटर को 120 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति से जोड़ा जाए तो इस पर खपत कितनी होगी, यही पूछा है। तो हमको पता है कि देखो पहले कितना दिया है कि 20 किलोवाट है तो 240 ले रहा है, तो 120 पे कितना लेगा। तो हमको पता है कि जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, ठीक है। अब हमारी वोल्टेज कितनी हो गई है, पहले की आधी हो गई है, ठीक है। पावर वोल्टेज जो है पहले की आधी हो गई है वोल्टेज, ठीक है, यही हुआ है, पहले की आधी हो गई है। अब इसको सॉल्व करते एक तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, पी जो है समानुपाती कितनी हो जाएगी 1/4 वी स्क्वायर के, ठीक है, वी स्क्वायर के हो जाएगा। यानी ये कितनी हो गई 1/4 हो गई, यानी जो पहले 20 किलोवाट था अब वो कितना हो जाएगा, तो वो अब हो जाएगा हमारा 5 किलोवाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 5 किलोवाट, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स के लिए मापन इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स को मापना है तो चुंबकीय फ्लक्स मापने की इकाई वेबर है, या सीजीएस में देता है कभी कभी मैक्सवेल हो जाता है, ठीक है, मैक्सवेल। और मैक्सवेल कितना कितना होता है 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, इसको याद रखना है, ठीक है, 10⁸ मैक्सवेल होता है, सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वेबर हो जाएगा। एम्पियर टन किसकी इकाई है, तो सर एम्पियर टन हमारी इकाई है एमएमएफ की, किसकी इकाई है एमएमएफ, एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। कूलम किसकी इकाई है, तो चार्ज की इकाई है, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ को याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से चुंबक मटेरियल में कम से कम लौ हानि आयरन लॉस होता है जब उसका एसी मशीनों में उपयोग करते हैं। तो हमको पता है कि आयरन लॉस यानी क्या, हिस्टैरिसीस लॉस प्लस एडी करंट लॉस, ठीक है। तो पहली कहानी लेमिनेशन करेंगे तो एडी करंट कम हो जाएगा, और उस आयरन में अगर सिलिकॉन की मात्रा मिला दें हम तो क्या हो जाएगा, हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर लेमिनेशन हो सिलिकॉन स्टील का, ठीक है, तो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करेंगे तो आयरन लॉस कम से कम होगा। या कभी कभी क्या लिखेगा इसे CRGO यानी कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, BLDC मोटर का क्या मतलब होता है। BLDC मतलब होता है ब्रशलेस DC मोटर, ठीक है, यानी ब्रश रहित DC मोटर ही इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रश रहित DC मोटर, ठीक है, BLDC का फुल फॉर्म होता है ब्रश रहित DC मोटर। ये भी एक प्रकार का सिंगल फेज मोटर ही होता है। अगला क्वेश्चन, एक डीजल जनरेटिंग सेट भार होने पर अधिक सफ़ेद धुआं छोड़ता है, यह क्या संकेत देता है। तो सफ़ेद धुआं देने का मतलब क्या है कि यह क्या है कि इसमें जो ईंधन है वो अच्छे से दहन नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई भी अगर बाइक हुई या मोटरसाइकिल कोई भी चीज़ हुआ, अगर वो ज़्यादा धुआं दे रहा है और सफ़ेद धुआं दे रहा है, इसका मतलब उसका कंबशन यानी इंजन में जो पेट्रोल है वो उसका अच्छे से दहन नहीं हो पा रहा है, यानी वो फ्यूल से हम अपनी फ्यूल से अपना जो कार्य है पूरी तरीके से नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इंजन स्ट्रोक में ईंधन पूरी तरीके से नहीं जलता है, तब ये कहानी होती है, ठीक है, सफ़ेद धुआं निकलना, सही है। चलो अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कि निम्न में से किस कारण क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किस कारण से विद्युत प्रणाली में अर्थिंग किया जाता है।
सामान्य संदर्भ बिंदु प्रदान करना, अर्थ फॉल्ट करेंट, रिसाव, स्ट्रे, मैग्नेटिक मार्ग प्रदान करना, या व्यक्तिगत सुरक्षा या उपयोग सभी। तो देखो इसमें जो होती है एक तरीके से कहें तो हम अर्थिंग जो देते हैं मैक्सिमम सभी कार्य के लिए जो होता है हम देते हैं, यानी उपयुक्त सही इसका क्या हो जाएगा, अपनी सुरक्षा के लिए भी देते हैं। और कभी कभी क्या होता है लीकेज करंट होता है, वो भी क्या होता है अर्थिंग के माध्यम से क्या हो जाता है नीचे चला जाता है, ठीक है। और क्या होता है सामान्य संदर्भ बिंदु, कभी कभी क्या होता है अर्थिंग का प्रयोग हम लोग न्यूट्रल के रूप में ही कर लेते हैं, एक फेर लेते हैं और एक अर्थिंग से क्या करते हैं लेके बल्ब जला लेते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग सभी सही हो जाएगा, सही है। चलो क्वेश्चन क्या है कि एक सीलिंग फैन 12 कुंडली ध्रुव है, यानी कितनी 12 कुंडलित ध्रुव है, इसे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की निर्धारित एसी आपूर्ति से जोड़ा गया है। जब रेगुलेटर 50% पर रखा है तो लगभग कितना होगा, आरपीएम कितना होगा। अच्छा ठीक है, 12 पोल है 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो इसको कर लें तो 120 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 और ये कितना है 12 है, कितना हो गया है 10, यानी इसका जो आरपीएम है कितना है 500 है। रेगुलेटर चल किस पे रहा है 50% पे चल रहा है, तो 500 का कितना हो जाएगा आधा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा ये 250 हो जाएगा, ठीक है। 250 आरपीएम इसका सही आंसर हो जाएगा। करना क्या समझ में आया, एन एस बराबर 120/P, तो फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, पोल 12, उसका निकाल लेंगे एन एस का मान, ये हमारी एन एस है, एन एस निकाल लिए, फिर 50% रेगुलेटर उसका खा जा रहा है, यानी 50% पे ही रेगुलेट कर रहा है, तो इसका 50% सही आंसर हो जाएगा, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार अंगूठे की उंगली क्या दर्शाता है। हमको पता है कि राइट हैंड रूल प्रयोग कहाँ करते हैं वैसे, तो इसका यूज़ होता है जनरेटर में। कौन से जनरेटर, डीसी जनरेटर में। क्या किस लिए, तो जो पहली होती है थंब, ये हमेशा बल की दिशा या चालक की दिशा दिखाने का काम करता है, ठीक है, या चालक की गति का दिशा। तो क्या हो जाएगा कंडक्टर की दिशा दिखाने का काम करता है, ठीक है। फिर ये हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है जिसको तर्जनी बोलते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र दिखाने का काम करती है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। और जो मिडिल फिंगर है इसमें मध्यिका, वो हमेशा ईएमएफ दिखाने का काम करता है जो कि जनरेटर में बन रहा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कि चालक की गति की दिशा दिखाने का काम कौन करता है, हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल करता है, ठीक है। डीसी मोटर में, अगर मोटर में बात करें तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं डीसी मोटर में, और उसमें भी थंब का यही काम होता है। वहाँ केवल जो मिडिल फिंगर है यहाँ पर जो ईएमएफ है उसमें धारा की दिशा बस दिखाने लगती है, ठीक है, बाकी सभी सेम रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि नवगृह भवन के लिए वैद्युत आकलन तैयार करने के लिए निम्न में से कौन सी ड्राइंग आवश्यक होती है, ठीक है। तो इसमें जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, लेआउट तैयार करना। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि कितने पॉइंट लगेंगे, कितने क्या होंगे, ठीक है। तो लेआउट तैयार करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको ब्लूप्रिंट भी कभी कभी कहते हैं। तो लेआउट करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, किस पे कितना पॉइंट लगेगा, कहाँ पे बल्ब है, कहाँ पे सीलिंग रोज लगाना है, वो सब सारी कहानी। उस चीज़ से हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, कितनी पाइप लगेगी, फलाना डैम करना, सारी चीज़ें, ठीक है। चलो तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको तो जो आएगा वही कर पाएगा, नहीं तो फिर आराम करेगा। क्वेश्चन क्या है कि एक 2.2 किलो ओम है, 2.2 किलो ओम प्रतिरोध, यानी कलर कोडिंग से सवाल आ गया। अब हमको पता है क्या होता है, बी रो है, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4, तो दो दिया है, 2.2 दिया है। अच्छा 2.2 किलो ओम दिया है ना, इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको 22 कर दें बटे 10 कर दें, ध्यान से देखना, इंटू एक के है यानी 10 के घाते 3 है, इसको हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 के घाते 2 हो जाएगा, तब ये नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, 2 2 है ना,
पहला कलर, पहला बैंड क्या है, 2 है यानी रेड, दूसरा बैंड भी क्या है, रेड, तीसरा 10 के घाते 2 है यानी ये 2 दिखेंगे, ये भी क्या है, लाल है। ठीक है, कोई टॉलरेंस नहीं दिया है और फिर टॉलरेंस बैंड जो भी रहेगा ये तो कॉमन है, जो भी रहेगा गोल्ड सिल्वर उसको लगा देंगे, नो कलर है तो 20%, मगर ये लाल 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 हमारा यहाँ पे सही बैठ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कलर कोडिंग याद कर लेना, एक सवाल आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओम का नियम दर्शाता वक्र क्या होता है, यानी ओम का नियम कैसा बनता है। तुमको पता है कि ओम का नियम जो होता है, पहले तो ओम नियम जो होता है 2 के बीच में होता है, हमेशा रिलेशन बताता है, किसके, V और I के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, और इसमें जो ग्राफ बनता है वो हमेशा लीनियर बनता है, जो कि हमारी रेसिस्टेंस होती है जो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये R ये बनता है लीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह देंगे हम कि सर हमारा कैसा ग्राफ बनता है, तो सर ग्राफ हमारा बनता है रेखीय। ठीक है, रेखीय ग्राफ बनता है, लीनियर। ठीक है, ओमला पता है क्या होता है, V बराबर IR, इसमें न्यूमेरिकल लाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब एक तार 20 एम्पीयर वहन करता है, प्रत्येक 10 मिनट में एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो 10 एम्पीयर वहन करते हुए 100 मीटर लंबे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। देखो पहले करंट, देखो करंट कितना हो गया, हाफ हो गया, तो वोल्टेज ड्रॉप भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मीटर, मिनट नहीं मीटर होगा, ये भी मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि जब 10 मीटर पे 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, अब यहाँ पे क्या होगा, 10 मीटर पे 0.5 ड्रॉप होगा हमारा वोल्टेज, क्योंकि करंट आधी हो गई। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी आधा हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो 100 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, इसको 10 से गुणा कर देंगे, 0.5 को, देखो बताते कैसे करना है। ये करंट क्या हुई पहले की तुलना में, हाफ हो गई है, जब करंट हाफ हो गई तो वोल्टेज ड्रॉप भी हाफ हो जाएगा पर मीटर। ठीक है, या 10 मीटर पे, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा। अब जब गुणा करोगे एम्पियर का तो कम आने लगेगा, यानी ये 10 मीटर पे हमारा कितना होगा, अब 0.5 होगा, तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो 100 पे हमारा हो जाएगा 5 वोल्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ELCB का उपयोग क्यों करते हैं। ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और ये जो होता है अर्थ लीकेज है, तो हमेशा रिसाव करंट यानी लीकेज करंट बचाने के लिए ये हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, लीकेज करंट। और बाबू क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ELCB हो जाएगा। SCR और ट्रैक में निम्न में से कौन सा सत्य है। SCR और ट्रैक दोनों द्विदिशात्मक होते हैं। हाँ ठीक है, SCR हो जाए, सॉरी SCR क्या होता है, एक दिशात्मक होता है, लेकिन ट्रैक क्या होते हैं, द्विदिशात्मक होते हैं, तो ये तो गलत हो गया पहली कहानी। SCR दोनों DC तथा AC दोनों को नियंत्रित करते हैं, नहीं केवल AC पावर के लिए यूज़ करते हैं। SCR का दोनों धनात्मक और ऋणात्मक पल्सेस को मैचिंग ट्रिगर किया जा सकता है, या ट्रैक दोनों धनात्मक और ऋणात्मक पल्सेस दोनों पर मोचित किया जा सकता है। तो इस पर जो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ट्रैक है उसको पॉजिटिव लगाओ चाहे नेगेटिव लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्या होगा, दोनों दिशा में काम करता है। ठीक है, ट्रैक वाली कहानी समझ में आया, तो हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रैक का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, MT1 MT2 और यहाँ पे गेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में स्टेटर और आर्मेचर के मध्य रिक्त स्थान कम से कम रखा जाता है, क्यों। देखो
क्योंकि हमको पता है कि जो स्टेटर पे फ्लक्स बनता है उसको रोटर पे आने के लिए उसके बीच में एक एयर गैप होता है, तो एयर गैप से होकर गुजरना पड़ता है। और एयर गैप क्या होता है, फ्लक्स को कम कराने का काम करते हैं, यानी जो हमारा फ्लक्स स्टेटर से रोटर पे आ रहा है उसको रोकने का काम करते हैं, यानी प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये गैप जितना कम से कम रहेगा उतना हम लोग क्या करेंगे, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र पा सकते हैं। किस पे, रोटर पे। नहीं तो फिर वही कहानी होगी कि धीमे धीमे काम करेगा। ठीक है, फ्लक्स की लॉसेज होगी हमारी। तो हम इसीलिए प्रयोग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकें, फ्लक्स का यूज़ कर सकें। ठीक है, एयर गैप कम से कम रख के। सही है ना, लगभग कितना रहता है, 5 mm से कम ही रहता है। ठीक है, इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एयर गैप कम करने से तुम्हारी चुंबकन धारा भी क्या होती है, कम हो जाती है, पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है, दक्षता बढ़ जाती है, ये सभी चीज़ें भी होती हैं। अगला, भारतीय मानक में अनुसार भू संपर्क चालक किस रंग का होता है, तो अर्थिंग की बात किया तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो अर्थिंग हमारी हरी रंग की होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। और न्यूट्रल जो होता है ब्लैक होता है। ये न्यूमेरिकल हमसे पूछा क्या है, सभी प्रतिरोधकों का मान ये दिया है, तो बहने वाली धारा का मान, यानी एक तरीके से कहें तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी। चलो सही है, हमको पता है कि 15 15 15 किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। तो इसका रिजल्टेंट जब निकालोगे R/N करके, तो 15 जब 3 करोगे R/N से निकलता है, जब पैरेलल में समान मान के लगे होते हैं। तो हमारा निकल के कितना आएगा, 5 ओम। अब ये 5 ओम है और ये 10 ओम है, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, श्रेणी में हो जाएंगे। तो 10 और 5 कितने हो गए, 15 हो गए। ये 15 ओम हमारे टोटल निकल के आए। टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 30। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 30/15, जो कि कितना निकल के चला है सर, हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, 2 एम्पियर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें ये पूछा है कि यदि किसी छोटे ट्रांसफार्मर का इनपुट 20 वोल्ट एम्पियर है और इसकी दक्षता 90 है, तो वोल्ट एम्पियर आउटपुट में क्या होगा। हमको पता है कि फार्मूला क्या होता है दक्षता की फार्मूला यही होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितना देना है, निकालना है। इन दक्षता कितनी दी हुई है, 90%, 90/100 कर देते हैं। आउटपुट निकालना है, इनपुट कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। अच्छा, इसको इससे काट देते हैं, इसको काट देते हैं 5 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, तो हमारी 18 वोल्ट एम्पियर निकल के चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, 18 वोल्ट एम्पियर। ठीक है बाबू, सेशन को लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी 24 वोल्ट की है। ठीक है, प्रतिरोध 1 कितना खाता है, 8 वोल्ट खाता है। प्रतिरोध 3 कितने ओम का है, प्रतिरोध 3 6 ओम का है। ठीक है, तथा परिपथ में बहने वाली धारा का मान कितना है, 2 एम्पियर है। ये 2 एम्पियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रतिरोध 2 में वोल्टता परिमाण कितना होगा। ठीक है, 2 में वोल्टता परिमाण कितना होगा। चलो प्रतिरोध 2 में निकालना है, 8 वोल्ट ये हो गया। देखो पहले 2 एम्पियर ये है ना, ये 2 एम्पियर जो है वो कहाँ आएगा, इसमें भी बहेगा, इस वाले में, प्रतिरोध 3 में। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज का मान निकालना चाहें तो V बराबर IR होगा, और I करेंगे गुणे इसमें 2 करना पड़ेगा क्योंकि 6 दूनी तो 12 वोल्ट ये हो गया। अब ये देखो प्रतिरोध 3 कितना खा रहा है, 12 वोल्ट। प्रतिरोध 1 कितना खा रहा है, 8 वोल्ट। तो 20 वोल्ट तो यही खा गए। अगर 20 वोल्ट ये पूरे खा गए तो 4 वोल्ट कौन खाएगा मेरा, तो 4 वोल्ट मेरा खाएगा प्रतिरोध 2। और प्रतिरोध 2 से होकर जाने वाली धारा का मान कितना है, 2 एम्पियर। तो यहाँ पे अगर R की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/2, जो कि 2 ओम, सॉरी 4 तो सॉरी इसको हम R निकाल लेते हैं एक्चुअल वैल्यू। R तो निकालना ही नहीं है ना, हमको निकालना है वोल्टेज कितना होगा। तो ये बताओ 24 वोल्ट दे रहे थे, इसमें से 8 वोल्ट ये खा गया, 12 वोल्ट ये खा गया, टोटल कितने ये दोनों खा गए, 20 वोल्ट। तो बचा यहाँ पे कितना, 4 वोल्ट। तो यहाँ पे 4 वोल्ट जो होगा ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, 4 वोल्ट ये खाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लेना और सेशन को लाइक शेयर और चैनल को पहली बार होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। विद्युत भार की प्रकृति के आधार पर K क्षमता वाले ट्रांसफार्मर की संस्तुति की जाती है। ठीक है,
भारी प्रेरण मोटर, विशाल ब्लोअर मोटर, विद्युत भट्टी भार या स्थानांतरित जनक भार। हाँ, ये जो जनक भार मतलब कि जो एक्चुअल लोडिंग जो होती है वो लोड पे कितना पड़ रहा है, यानी जो कस्टमर की जो आती है, यानी जो वेरिएबल लोड होती हैं जो बार बार चेंज होती थी, उस बात पे निर्भर करता है। ठीक है, न कि केवल एक एक को लेके चलें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा कि स्थानांतरित जनक भार क्या होता है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो वो आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं। और सेशन पसंद आए बाबू तो चैनल को लाइक, शेयर और पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।